हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और कल का लेक्चर भी आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को अर्थमेटिक कैलकुलेशन ट्रिक सिखाई थी। गुणा भाग जोड़ घटाना, वर्गमूल निकालना, है ना, वर्क करना ट्रिक से। वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं, लंबा लंबा ऐसी चुटकी बजाते ही। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देखा होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, तभी आज आप ये वीडियो देखने आए होंगे। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं, आज और कल, है ना, दो लेक्चर्स, इसमें मैं आप लोगों को वो वाली मैथ्स पढ़ाऊंगा जिससे आपके डेरिवेशंस आसान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ हद तक न्यूमेरिकल भी, अच्छे न्यूमेरिकल जो बनते हैं जेई नीट वगैरह में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं, वहां भी चीजें हेल्प करती है। ठीक है, और थोड़ी बहुत और डेरिवेशन में तो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, क्या पढ़े? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये तीन चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके तीनों चीजों को पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके सबसे प्लेटफॉर्म दी ऑनलाइन कोचिंग पर। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में। और हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? वही जो आप बचपन से पढ़ते आए। एक बार रिकॉल 2 मिनट में करा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपका है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टिंग डिंग डिंग, अब सही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक्स्ट्रा 2ab वही मोदी जी वाला है। ठीक है, इसके बाद है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोर तो नहीं हो रहे हो? 2 मिनट के लिए हो लो। ठीक है, और जिनको नहीं आता है एक बार जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेकर के। ठीक है, जिसने किसके लिए क्लासेस हैं? उनके लिए हैं जो नालायक लोग कच्चा हाई स्कूल तक ठीक से पढ़ाई नहीं की है ना, या किसी कारण नहीं पढ़ पाए, जरूरी नालायक ही हूं। ठीक है, ये उनके लिए क्लासेस चल रही भैया 3-4 दिन, तो मन लगा के। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला आपका यूज होता है वो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा, चिंता मत करो, जितने फिजिक्स में यूज होने वाले हैं केवल मैं उतने फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं, बस इतने में अपना फिजिक्स हो जाएगा, है ना। अलजेब्रा के इतने ही फॉर्मूले हैं जो हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। ठीक है तो बहुत से फॉर्मूले, लेकिन हम लोग यहाँ फॉर्मूले दुकान थोड़ी लगानी है, कूड़ा थोड़ी भरना दिमाग में। इवन कि ये दोनों लास्ट वाले भी ना रेयरली कभी कभी यूज होते हैं, मेन यही 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, और इससे हमारे सारे काम संपन्न हो जाते हैं फिजिक्स में, जितना भी यूज होता है अलजेब्रा के फॉर्मूले। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है जो हमको सीखना है, तो इसे रिकॉल करा रहा था मैं, घातांकों की, है ना। घातांक मतलब जैसे कहीं पे अक्सर हमें ये सॉल्व करना पड़ता है न्यूमेरिकल में या फिर डेरिवेशंस में, कहीं लिखा हुआ है कि सर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, अगर कहीं पे लिखा हुआ है मतलब समान आधार पे दो अलग अलग घातें लगी हुई हैं और गुणा किया गया है, तो हम क्या करते हैं, इन घातों को m प्लस n क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और अगर यही ये बटे में लगा हो, अगर यही बटे में हो x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n हो, तो ये होता है x की पावर m माइनस n। मतलब अगर बटे में हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं ऊपर, है ना। क्यों घटा देते हैं? क्योंकि घात जब नीचे से ऊपर जाती है ना, x की पावर m जब नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस में, और नीचे माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। ठीक उल्टा, यहां प्लस में तो यहां माइनस में, यहां माइनस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, है ना। इस तरह से हम लोग घात को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, एक बात और, अगर यहीं पर एक घात के ऊपर दूसरी घात लगी हो m और इसकी घात n, तो क्या करते हैं, घात के ऊपर घात अगर होता है तो घातों का गुणा हो जाता है x की पावर m इंटू n। ठीक है, घातांक में भी यही 4 घातांकों का हम लोग यूज करते हैं, इससे ज्यादा यूज हमको नहीं करना होता है, इन्हीं चारों में काम हो जाता है। ठीक है, हाँ एक और छोटा सा मैं लिख देता हूं नीचे, ये यूज होता है हमारे यहां, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है सर, 1 होता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का घात 0, उसका मान क्या होता है,
1 होता है। वेरी गुड सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। अगला द्विघात समीकरण, मैंने कहा ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बस जल्दी जल्दी चीजों को रिकॉल कराते हुए चलूंगा कि क्या क्या हम लोगों को यूज होना है, कितना यूज होना है उतना आपको आना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है सर? ऐसा समीकरण जिसकी चर में घात 2 हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीके होते हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें हम लोग गुणनखंड करते हैं। कैसे गुणनखंड करते हैं सर? देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर जो कुछ है, यहां कुछ नहीं लिखा है तो मैं 1 लिख ले रहा हूं। कुछ होता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं 1 लिख ले रहा हूं, है ना। अब आप करते क्या है कि इसका और इस 6 का गुणा करते हैं आपस में, तो 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। कैसे हल करते हैं द्विघात समीकरण को? सबसे पहले क्या करते हैं, 1 और 6 का गुणा करेंगे तो 1 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हो सकता है बहुत से बच्चे जो मैथ्स के हों उनके लिए आज की क्लास बोरिंग हो जाएगी, है ना। तो जरूरी नहीं है हर क्लास देखें आप। अगर आपको बेसिक इतना आता है, मैथ्स के हैं आप, तो छोड़िए, है ना, जाके कुछ और पढ़ाई लिखाई करिए, टाइम कहीं इन्वेस्ट करिए। जरूरी नहीं है पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, अगर आता है तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना आता है तो ऐश करिए। ठीक है, अगली वीडियो आपके लिए होगी। ठीक है, नहीं आता है तो मन लगा पढ़ाई करिए, है ना। तो 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व करना हम क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये जो कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं, दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो 1 इंटू 6 3 होता है, 3 इंटू 6 कर लेते हैं, है ना। अब 5 को दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिनको जोड़ने घटाने पे 5 आए, चाहे जोड़ने पे चाहे घटाने पे, दो में से कोई एक, लेकिन गुणा करने पे 6 आ जाए, तो 3 2 5 होता है ना। आसान है सर ये तो इसको हम लिख सकते हैं 3x और 2x। क्यों सर? इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x, बहुत बढ़िया सर, और गुणा करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है ना, प्लस 6 बराबर 0। ठीक है सर, यहाँ x कॉमन ले लीजिए, दिख रहा है कॉमन साफ साफ, तो x प्लस 3 हो जाएगा सर। और यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ कॉमन ले मतलब हम उस संख्या से भाग देते हैं। कॉमन ले मतलब क्या होता है? हम उस संख्या से भाग देते हैं। तो अगर x कॉमन लिया तो मैंने दोनों में x से भाग देते, x से x में भाग देंगे, एक x बचेगा, यहाँ x कटेगा 3 बचेगा। यहाँ 2 कॉमन लिया तो 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, केवल x बचेगा, और यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, है ना, बराबर। अब देखो प्लस के इधर प्लस के उधर x प्लस 3 दोनों में कॉमन है ना। तो जब x प्लस 3 कॉमन निकालिए, यहाँ क्या बचा? x प्लस के बाद क्या बचा? 2, तो x प्लस 2 बचा और बराबर। ठीक है, अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर इसको 0 करते हैं, x प्लस 3 बराबर 0 करते हैं, तो x बराबर -3 आ जाएगा, है ना। और अगर x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, मान लो आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो कि यार क्या जोड़े या घटाएं कि 5 आ जाए, है ना, तो परेशान मत होना। क्या करना है आपको, इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, है ना। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड भी हो सकता है। क्या मेथड हो सकता है सर? कोई भी द्विघात समीकरण जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसका जो हल होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a, है ना। ये फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसकी हेल्प से आप किसी भी द्विघात समीकरण को बिना टाइम वेस्ट किए, बिना उसको सॉल्व किए, बिना गुणनखंड किए डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, पता तो होगा ही तुम लोगों को यार। कैसे निकालेंगे बताओ? सर यहां तो कुछ नहीं लिखा, तो यहां 1 लिखा है ना, जिसका कोई नहीं उसका 1 है साथी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसकी तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान कितना दिख रहा है सर? a का मान तो 1 दिख रहा है सर। अच्छा सर, b का मान कितना सर? b का मान तो 5 दिख रहा है सर। और c का मान सर? c का मान 6 दिख रहा है सर।
बहुत अच्छा सर, एबीसी का मान आ गया। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। आओ मान रखें, आओ मान रखें, माइनस बी मतलब 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तब है बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस माइनस 4ac 4 इंटू ए कितना है भाई? ए का मान है सर 1 और सी कितना है सर? तो सी का मान है सर 6 और डिवाइडेड बाई 4a, तो 4 इंटू ए का मान कितना है अगेन? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया भाई? तो x का मान आ गया सर, सॉल्व करते हैं। x का मान क्या निकल के आया सर? यहां से ध्यान से देखिएगा, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सॉल्व करते हैं इसको, 5 25 माइनस 6 चौक 24, तो 25 माइनस 24। वेरी गुड सर, बड़ा आसान कैलकुलेशन लिया है आपने अपने लिए। मैं ऐसे ही करता हूं, अपॉन 4a, ए का मान कितना है सर? ए का मान तो 1 था ना, तो x कितना आ गया सर? 4a 4 1 4 हो गया ना। क्या लिख रहे हो सर बार बार? 4 1 4 डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे, बट ठीक, अच्छा लग रहा है, ठीक। तो -5 प्लस माइनस 25 24 का 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है ना, तो बड़ा आसान निकला, बटे 4। तो x बराबर क्या आ गया सर? एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, तो -5 माइनस 1 बटे 4, ठीक। कितना आया? माइनस का 6 बटे, ठीक। ये क्या आ रहा है? ओ, इतना बड़ा गलती करोगे सर? हैं, अपॉन 2a होता है ना बच्चा लोगों। मैं भी भावनाओं में बह जाता हूं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे होंगे, सर गलत कर दिया, गलत कर दिया, सर ने गलत कर दिया, ओए होए ओए, मजा आ गई, सर ने तो गलत कर दिया, यहाँ पे 2 होना चाहिए, लो लिख दिया 2, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ गलती हुई मेरे से, छोटी सी चीज झंडू बाम वाली मुझसे गलती हो गई है। देखा, इसीलिए गलती होनी होती है ना, कहीं भी हो जाती है। -3 और x बराबर हम लिखेंगे -5 प्लस 1 अपॉन में 2, तो -4 अपॉन में 2 आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो सेम आंसर यहां से भी निकल करके आएगा, सेम आंसर यहां से भी निकल करके आएगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो तरीका आपको पसंद आए, उससे आप सॉल्व कर सकते, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत अक्सर हमको पड़ती रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आगे चलें? ऑब्वियसली सर चलिए आगे, किसने रोका है आपको आगे चलने से, ठीक। लेकिन आगे चलने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोटा सा है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0 है ना। इसमें x का मान आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। दो में से जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हो, कॉपी में लिखो इसको, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कहां चलते हैं? आगे चलते हैं सर। रैखिक समीकरण, ये क्या चीज होती है? अरे जैसे लिखा हुआ है अभी कहीं पे कि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो बताओ x का मान क्या होगा? इसको बोलते हैं एक चर का रैखिक समीकरण। ये तो अभी उन्होंने पीछे हल भी किया है, और इसको हल करना बहुत आसान चीज है सर। क्या करेंगे? इस 3 को उधर भेज देंगे, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 3 बटे, है ना। बस ये तो आसान एक चर वाला। अगर दो चर वाला आ जाए कहीं, आप कह दे कि 2x माइनस 3y बराबर 4 और x माइनस 4y बराबर से दैट कुछ भी कह लो, 7 कह देते हैं, है ना। आपसे कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान बताओ। क्या करो? इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान बताओ। तो आप कहना कि कोई टेंशन की बात है नहीं जी। वैसे कई तरीके हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज उल्लंघन विधि, लेकिन इन सब में जो मैं रेगुलर यूज करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है, वो ये है कि विलोपन विधि मुझे बेटर लगती है। क्यों? दोनों में से किसी एक में x से y का गुणांक बराबर कर लो। जैसे अगर मैं दूसरे वाले पूरे समीकरण में अगर मैं गुणा कर दूं 2 से, किसका गुणा कर दूं? 2 से, है ना। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2x माइनस
4 2 जा 8y बराबर 7 2 जा 40, है ना। और इसको उठा करके मैं समीकरण 1 से जो घटा दू तो 2x माइनस 3y बराबर 4। क्यों भाई, समीकरण 2 में मैंने क्या किया, 2 से गुणा किया और समीकरण 1 को मैंने उससे घटा दिया। ठीक है, मैं इस टॉपिक बहुत ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये टॉपिक ऑलरेडी आता होगा, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं। आप ही लोग बता दीजिए, आता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आता होगा, ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बहुत, या फिर आप इतने लेवल पे आ चुके हो कि सब आपको आसान, अगर थोड़ा दिक्कत भी आपको आसान ही लगेगा, बहुत कठिन नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ। ठीक, आई होप आपको भी सही लगेगा मेरा आइडिया। तो यहां माइनस करेंगे, सर ये माइनस है सर, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अरे प्लस का फिर से माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। चलो दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8y प्लस 3y तो माइनस का 5y आ जाएगा, और 14 में 4 गए 10 आ जाएगा। क्या मैंने समीकरण बनाया, देखा, 5 दूना 10, सीधे y का मान आ गया, y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब y का मान -2, जो समीकरण तुमको अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, ऊपर वाला अच्छा लगे उसमें रख लो, नीचे वाला रखे उसमें रख लो। ठीक है, कहीं रख लो y का मान, चलो इसी में रख देता हूं, y का मान -2 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू -2 बराबर, ठीक है, कितना आएगा ये, तो 2x माइनस 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 प्लस 6 बराबर 4, तो 2x बराबर 4 माइनस 6, तो 2x बराबर -2, काट डालेंगे तो x बराबर 0, नहीं भाई -1, 0 थोड़े आएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ गया -1, ये आपका समीकरण हो गया हल। ठीक है, तो एक इसका प्रयोग हम करेंगे, आप देखिएगा 2-3 बार इसको देखिएगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि x या y दोनों में से किसी एक के गुणांक को आपस में बराबर कर लो। यहां x का बराबर करना आसान था, इसमें x का बराबर कर लिया। y का करना चाहते हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, सर y का यहां गुणांक 4, यहां 3 है, तो ऊपर 4 से गुणा कर दो और नीचे 3 से गुणा कर दो, तो 4 3 12, 3 चौक 12, दोनों बराबर हो जाएगा। फंडा सिर्फ इतना है कि दोनों को बराबर करना है ताकि जोड़ने या घटाने पे कट जाए। यहां दोनों पॉजिटिव में थे, मैंने घटा दिया, तो नीचे जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अगर ये माइनस होता तो मैं दोनों को जोड़ देता, ये अपने आप कट जाता, है ना। एकदम सिंपल सा फंडा है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, मैं ये मान के चलता हूं कि तुम 0 हो, मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं मान के चलता हूं कि जिसने आज तक पढ़ाई ही नहीं की है, थोड़ा बहुत उसको पता है कि मैथ क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, वो भी पढ़ सकता है। मैं ये मान के पढ़ाता हूं, है ना, इसीलिए मैं ये जैसी छोटी छोटी बेसिक चीजों को पढ़ा रहा हूं। केवल यही एक वजह है कि कोई ये ना कहने पाए कि सर 12th अभी तक दिक्कत हो गई, किसी कारण से नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन अब 12th में पढ़ने आया हूं तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरा बेसिक्स ही कमजोर है। तो मैं इसीलिए बेसिक पहले कवर करा देता हूं, देखता हूं तुम कैसे कहते हो बेसिक कमजोर है ना। इंटर में आ करके 11th 12th वालों को मैं मान के पढ़ाता हूं कि नहीं तुमको कुछ नहीं आता, तुम 0 थे, मेरे पास आए हो हीरो बनने के लिए, तो मेरा दायित्व में तुमको हीरो बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम, लॉग। ठीक है, चलिए लॉग भाई साहब डिस्कस कर लेते हैं। लॉग में 3 फॉर्मूले हैं जो आपको जो यूज होंगे, देखो हैं तो बहुत ढेर सारे फिजिक्स में, सॉरी मैथ्स में, लेकिन हमको सब थोड़े पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, हमको एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ना है, लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। बेस कुछ भी हो, बेस जैसे अगर यहाँ पे a है तो वहां भी a हो जाएगा, यहाँ पे e है तो वहां भी e हो जाएगा। ठीक है, बेस कुछ भी हो आप लगा सकते हो हर जगह। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है लॉग m अपॉन में n। ठीक है, ये हो जाता है लॉग m माइनस लॉग। ठीक, तीसरा फॉर्मूला जो यूज होता है लॉग m की पावर n, तो n बाहर आ जाता है, ये हो जाता है n इंटू लॉग। ठीक, और चौथा फॉर्मूला जो एक होता है जो अक्सर यूज होता है, लॉग a बेस b अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है,
अगर कहीं लॉग ए बेस बी लिखा हुआ है तो आप इसको पलट सकते हो, 1/log बी बेस ए कर सकते हो, है ना। मतलब इस बेस को पलटोगे तो 1 में चला जाएगा, बस इतना सा फंडा है। अगर आप बेस को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 1 में चला जाएगा, और आपका बेस क्या होगा, पलट जाएगा। बात समझ में आई। तो बेस को पलटना है तो 1 में कर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत इजी इजी चीजें हैं और बहुत हेल्प करती हैं आप लोगों को ये, ठीक है, क्वेश्चंस लगाने में, सॉल्व करने में। इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी यूज होगा। हाँ, एक और जरूरत पड़ती है, किसी भी संख्या का उसी आधार पे अगर हम लॉग ले लेते हैं तो इसका मान 1 आता है ना। लॉग ई बेस ई 1, लॉग 10 बेस 10 1, ठीक है। तो किसी भी संख्या का उसी आधार पे अगर हम लॉग ले ले तो इसका मान क्या आता है, इसका मान 1 आता है, ठीक है। हो सकता है ये एक चीज आपको नहीं पता, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम घातांक को a की पावर m या a की पावर b बराबर c लिखा है, कोई कहे इसको लॉग में बदल दो, या लॉग में लिखा है इसको इसमें बदल दो, है ना। तो इसी को आप लिख सकते हो लॉग ऑफ c बेस a बराबर b, ठीक है। ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। एक्चुअली लॉग हम पढ़ते ही क्यों हैं, लॉग का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉग इसलिए पढ़ा जाता है ताकि ये घातांक वाली गणनाएं हमारे लिए आसान हो जाए। बड़े बड़ी संख्याओं को गुणा करना हो अगर हमको, अरब अरब में, खरब खरब में, है ना, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लॉग उन गणनाओं को आसान कर देता है। इसीलिए हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। लॉग का यूज करने का पर्पस यही होता है ना। बाकी आपके यहाँ तो बहुत बेसिक से कुछ कैलकुलेशंस कभी लॉग में मिलेंगे, तो उसको आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। आई होप इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी। अगर आई होंगी तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं, आपके लिए आसान है सब कुछ, क्या फालतू पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भी कमेंट बता देना सर ये सब तो हमको आता था। और अगर आपको हेल्प कर रही है वीडियो तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर अच्छा किया आपने वीडियो बना दिया, है ना। हमको थोड़ी समस्या थी, अब नहीं रह गई है, ठीक है। अच्छा लगेगा जान करके, और मुझे आइडिया भी मिलेगा कि हाँ क्या मैं हर साल ये सब पढ़ाया करूँ। पढ़ाता हूँ सारी चीजें बेसिक से, या बच्चों को इतना आता ही रहता है तो बिना मतलब क्या मतलब टाइम पास करने का डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया करें हम लोग, है ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको 2-3 चीजें पढ़नी है। एक तो सारे जितने साइन कॉस वाले हैं सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। दूसरा कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है ना। तो इसमें आपको जो यूज करना है, सिर्फ आपके यहाँ एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो कोण बनता है, समकोण के अलावा जिस कोण की चर्चा हो रही है, उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, जो नीचे पड़ा होता है इस कोण के साथ उसे बोलते हैं ब्रेथ, और ये तिरछी वाली भुजा बोलते हैं समकोण, समकोण बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक। आधार लंब और विकर्ण, आधार लंब और विकर्ण, ठीक है। अगर हम चर्चा इस कोण की करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस कोण की, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, विकर्ण वही रहेगा समकोण के सामने वाला। अक्सर बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं इस कोण की, क्योंकि जब हम कोई डेरिवेशन कर रहे होते हैं, है ना, अब डेरिवेशन में हमको थोड़ी दिखता है, हमने एक वृत्तिगत डेरिवेशन करवा रहे हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर वेलोसिटी है, इधर है, ठीक है, और इधर कुछ भी हमने कुछ बना दिया, मान लो इधर साइड कुछ, और यहाँ पे चर्चा हो रही है किसी कोण की, ठीक है, थीटा मान लो, इस कोण की चर्चा हो रही है। अब यहाँ थोड़ी तुमको दिखाई हमेशा सीधा त्रिभुज बना रहेगा, कुछ भी टेढ़ा त्रिभुज बन सकता है ना। अरे कुछ भी टेढ़ा त्रिभुज बन सकता है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा उस एंगल से। कोण के सामने वाला लंब होता है, समकोण सामने वाला विकर्ण होता है, बस। बाकी तीसरा बच रहा है वो अपने आप आधार हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जानना आपको जरूरी है बहुत ज्यादा। तो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेसिक आपके क्या बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से सर, एक होता है साइन थीटा, जिसको हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण। सर दूसरा होता है कॉस थीटा, जिसको हम बोलते हैं आधार बटे कर्ण। तीसरा कौन सा होता है सर, तीसरा होता है इसलिए टैन थीटा, क्या सर, लंब बटे आधार। चौथा होता है आपका कॉट थीटा, सर क्या होता है, इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। अच्छा सर, पांचवा कौन सा होता है सर, पांचवा आपका जो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस यानी कि सेक थीटा, जो कि हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और छठा आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, जो कि हो जाएगा आपका इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे।
ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है ना। कौन कौन सी सर? कौन कौन सी सर? तो नंबर 1, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। दूसरा याद है तुम लोगों को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसका 1 कहां छूट गया? ठीक, पता होगा तुम लोगों को, तो शायद नहीं पता है तो मैं अभी बता रहा हूं ना, आज तक मत कहना नहीं पता, पता था सब मुझको, ठीक है। tan थीटा बराबर, मेरी खास बात है, मैं सब कुछ बेसिक इसलिए पहले पढ़ा देता हूं क्योंकि जब मैं क्लासेस शुरू करता हूं तो मैं मान के चलता हूं तुम मेरी क्लास लाइन से कर रहे हो, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा है क्रमबद्ध अध्ययन। तो तुम मुझसे उम्मीद मत रखना वहां पे तुमको कोई फॉर्मूला मैं याद कराऊंगा। मैं बहुत इस कुछ मामले में बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा तुमने, सीधा फंडा है, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा बाद में, इसलिए मैं आज पढ़ा रहा हूं। समझ में आई बात? ठीक है। पांचवा है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। इसके अलावा एक फॉर्मूला जो यूज होता है अक्सर साइन ए प्लस बी का, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये यूज होता है। और एक और फॉर्मूला जो यूज होता है कॉस ए प्लस बी का, वो आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, है ना। इतने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में आपके यूज होने हैं। ये त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। उम्मीद है इसमें से लगभग आपको सब याद ही होगा, और कोई नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब बीच में जरूरत पड़ेगी तो वहां पर फिर आप ये मत कहना कि सर मैंने सोचा बेसिक सा है क्या ही पढ़ूं इसको, और आज अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, तो बेसिक क्लियर करना बड़ा जरूरी है। लोगों को लगता है नर्सरी में एबीसीडी पढ़ाया जाता है, सीधे अपने बच्चे कक्षा 12 में एडमिशन करा देना, है ना। मत पढ़ाना एबीसीडी, समझ में आ जाएगा तुमको कितनी जरूरत होती है एबीसीडी। ठीक, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्या चीज होती है सर? बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना तुमको, जिसमें ऐसे करके दो समकोणीय अक्षें होती है, एक को बोलते हैं एक्स अक्ष, एक को बोलते हैं वाई अक्ष, है ना। ये भी एक्स अक्षी होती है और ये भी वाई अक्षी होती है। इस पे एक्स का मान पॉजिटिव में होता है, इस पे वाई का मान पॉजिटिव में होता है, इस पे वाई का मान निगेटिव में होता है, और इसमें एक्स का मान निगेटिव में होता है ना। जैसे आपको किसी बिंदु यहां पहुंचना है, तो यहां पहुंचने के लिए अगर आपने एक्स अक्ष पे ए दूरी चली और वाई अक्ष पे बी दूरी चली, तो पहले एक्स लिखते हैं कि एक्स पे कितना चला आपने ए, फिर वाई पे लिखते हैं वाई पे कितना चला बी, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाता है ए कॉमा बी, है ना। किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए आपने एक्स अक्ष पे कितना चला कॉमा वाई अक्ष पे कितना चला, ये जो होता है उस बिंदु का होता है निर्देशांक। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु को लोकेट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई बिंदु है 3,-5, तो x का मान प्लस में है, यानी आप x पे इधर चलोगे 1 2 3, यहां पहुंचोगे आप। -5 मतलब y का मान माइनस में है, तो नीचे आप चलोगे 1 2 3 4 5, और आप कहां पहुंच जाओगे? आप उस बिंदु पर पहुंच जाओगे 3, है ना। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। इसमें दो फॉर्मूले जो आपके काम के हैं, एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर एक बिंदु आपका इसका निर्देशांक है x1, y1, और दूसरा बिंदु जिसका निर्देशांक है x2, y2, तो इनके बीच का दूरी का जो फॉर्मूला होता है d बराबर, वो होता है √of x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर मूल बिंदु से आपको दूरी निकालनी है, मूल बिंदु से,
यहां से आपको किसी बिंदु की दूरी निकालनी है, ये मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु जिसका निशान क्या होता है 0,0, मूल बिंदु का निशान होता है 0,0। अगर आपको यहां से किसी बिंदु x, y की दूरी निकालनी है तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, √x² प्लस y² कर देते हो। क्यों? अरे इन दोनों में से एक 0 हो जाएगा ना, अगर दोनों 0 0 कर देंगे तो x² प्लस y² हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके यूज होंगे। इसके अलावा किसी बिंदु को लोकेट करने के लिए न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा कि कोई बिंदु इस अक्ष पे कहां पर है इस कोऑर्डिनेट प्लेन में। ये दो बातें आपको जाननी है ना। इसके लिए हम ध्रुव को डेरिवेशन करते हैं तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स भी यूज करने पड़ते हैं, है ना। ध्रुवीय निर्देशांक, ये तो मैथ्स वाले बच्चों के सिलेबस से पहले हुआ करता, हट गया है ध्रुवीय निर्देशांक, लेकिन यूज है फिजिक्स में, इसका यूज है तो पढ़ा देता हूं। ये क्या होता है सर? इसमें दो अक्ष, इसमें केवल एक सिंगल अक्ष होती है, बस एक अक्ष होती है, बस एक ही अक्ष होती है और एक मूल बिंदु होता है। ये तो अच्छा चीज है, एक ही अक्ष में काम चल जाएगा। हाँ, एक अक्ष काम चल जाएगा। कैसे यूज कैसे करते हैं इसका? तो इसमें हम करते क्या है बेटा कि एक अक्ष को आधार मान लेते हैं और हम कोण को समझते हैं कि हम किधर, मान लो हमें इस बिंदु तक जाना है ना, तो इस बिंदु तक जाने के लिए हम किस कोण पर जाएंगे ये समझते हैं। ठीक है, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए किस कोण पर जाएंगे, मान लो थीटा कोण पे जा रहे हैं, ठीक है, और r दूरी पर बिंदु मिल गया। इस अक्ष से कितने कोण पे कितना दूर गए, तो मान लो हमने थीटा कोण पे गए, r दूरी बिंदु मिल गया, तो कितना दूर गए और कितने कोण पर गए ये लिख दो। मान लो अगर 30 डिग्री कोण पे 2 मीटर गए तो 2, 30 डिग्री, ये हो जाएगा इस बिंदु का पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक। बोलिए, बात समझ में आ रही सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है यहां पे? आई होप क्लियर होगा। क्यों भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सब यूज होगा फिजिक्स में, देखो बाद में नहीं कहना मुझसे, बता दे रहा हूं साफ बात एकदम। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे हो गया हमारा थैंक यू। इतनी देर झेले तुम लोग छोटे से टॉपिक को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी फिजिक्स के लिए। तो एकदम धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं। एक क्लास कैलकुलस की लूंगा अभी मैं, ठीक है, एक क्लास 11th की बेसिक फिजिक्स की लूंगा मैं, ठीक है, और जो लोग 12th में उनके लिए, जो 11th में वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो उनको पूरा पढ़ना ही 11th। एक क्लास वेक्टर की लूंगा मैं, ठीक है, और एक क्लास में ग्राफ की लूंगा, आपको पूरा ग्राफ बताऊंगा मैं। बच्चे बहुत ग्राफ परेशान, उनको लगता है सब ग्राफ रटना पड़ता है, कोई ग्राफ रटना नहीं होता है। मैं आपको चुटकी बजाऊंगा और सारे ग्राफ कहूंगा, बताओ इसका ग्राफ बनाओ, तुम खुद बना दोगे, बुक में बनाओ चाहे ना बनाओ, तुम अपने से बना लोगे, है ना। बात कुछ रखा पिटारे में भी मैं, धीरे धीरे करके खुलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रन पे, तब तक बाय बाय एंड गुड नाइट।